हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, 2026 वाला, तो उसके लिए जो है दृष्टि आईएएस के तरफ से जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2026 चलाया गया है, उसी को हम लोग आज की वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 150 होते हैं, आप सभी को पता होगा, और टोटल टाइम जो है 2 घंटे का दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। और इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्राचीन भारत के स्थान और वर्तमान स्थिति दी गई है। ठीक है, तो इसी को सुमेलित करना है। तो देखिए, पहला का राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। चलिए, तो सभी को मिलान करना है। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण सुवर्ण कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, प्रयाग ज्योतिष ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका असम में स्थित है। बाकी देखिए यहाँ पर अगला दिया गया है, गिरनार कहाँ पर स्थित है, तो गिरनार गुजरात में स्थित है, और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गार्गी जो है आपका ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, राजा प्रवर सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए, तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर की बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, पहला है, ये वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। वह अपने पिता राजा विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नंद वंश ने शासन किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंद वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। और देखिए, चंद्रगुप्त ह्वेनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो उपरोक्त में से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कोई नहीं सही है, उल्टा दिया हुआ है। फाहियान जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और ह्वेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं 6 नंबर सवाल का। चलिए, तो चरक जो संबंधित थे ये आपका किससे संबंधित थे, तो आपका चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित थे, तो आपका गणित से संबंधित थे। वराह मिहिर किससे संबंधित थे, तो ज्योतिष थे। और विशाख दत्त जो थे नाटककार थे। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो 2 1 4 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, आइए मिलान करते हैं इसको। चलिए, तो पहला का हो जाएगा यहाँ पर, पिता और पुत्र दिए गए हैं। तो बाबर के पुत्र का क्या नाम था, तो आपका हो जाएगा कामरान था।
ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर अकबर के पुत्र का नाम क्या था, तो सलीम था। शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था, तो आपका मुराद था। और जहांगीर के पुत्र का नाम खुसरो था। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश का है। अगला सवाल देखिए 8 नंबर। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जिस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का संरक्षण किया है उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राजों की बावली, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया था, ये जो किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सूरत बंदरगाह को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की आलोचना करने के लिए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को सर्वप्रथम किस भारतीय नेता ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय ने चलाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन थियोडोर बेक थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका राइट आंसर की बात करें तो सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किनका कथन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी का कथन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है, बताइए। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है। इसका राइट आंसर की बात करें तो अरविंदो घोष ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा लोक संग्रह नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर दिया गया है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बाकी देखिए, तो डी का हो जाएगा 1, तो डी का 1 2 ऑप्शन में है, तो ये तो दोनों होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। चलिए, तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको मिलान करते हैं। और आपका खाकसार राजनीतिक संगठन के संस्थापक कौन थे, तो आपका हो जाएंगे इनायतुल्ला मशरिकी हो जाएंगे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका जयप्रकाश नारायण थे। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक जो थे भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 3 4 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में हुए पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताना है इसको।
इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, RN मधुलकर थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है, इसको बताना है। तो पहला देखिए, प्रति सरकार सतारा में स्थापित की गई थी, तो बिल्कुल सही है। रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में, ये आपका देखिए यही जो है गलत है। खेड़ा गुजरात में रैयती सरकार स्थापित नहीं की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी आपका जातीय सरकार तामलुक बंगाल में स्थापित की गई थी, सही दिया गया है। प्रजामंडल की स्थापना तालछड़ उड़ीसा में की गई थी, ये भी सही है। तो गलत पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है कथन, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, पहला कथन ये दिया गया है। दूसरा कथन देखिए, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, ये आपका कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। यानी वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में पहला कथन जो है उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चुना, ये सही दिया गया है। दूसरा भी सही है, महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिए थे, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो 22 नंबर सवाल का देखिए, पहला है, इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना लगा, ये भी सही है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने ही निरस्त किया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 1 और 2 और 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये प्रश्न बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में आपका पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 24 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपका सही विकल्प का चयन करना है। चलिए मिलान करते हैं इसको। 24 नंबर प्रश्न, चलिए तो पहला हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपका कौन हो जाएंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाकी देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 1 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, अंबाबाई एक स्वतंत्र, यहाँ पर दिया गया है, अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित थी। अंबाबाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। तो कौन सी 3 नदियों में से शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसका पहला ही शामिल नहीं है, यानी झेलम नहीं होगा। बाकी आपका रावी थी, सतलुज थी, ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पहला कथन है 27 नंबर प्रश्न का, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए, भारत दुनिया में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, ये गलत दिया गया है, दूसरा कथन गलत है। तीसरा देखिए, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, ये भी गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल, अगला प्रश्न है 28 नंबर, मैजीनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फ्रांस एवं जर्मनी के बीच जो है मैजीनाट रेखा विद्यमान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्थल मरुमध्य है जो डेविल्स नेक के रूप के नाम से जाना जाता है? तो डेविल्स नेक के नाम से जो है आपका जाना जाता है क्रा स्थल मरुमध्य को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 31 का हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने जो है मान्यता दी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत वन रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार ISFR 2023 के अनुसार यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। चलिए कौन सा इनमें जो है आपका सही दिया गया है भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार? तो 32 का राइट आंसर देखिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाए गए हैं और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देख लीजिए यहाँ पर प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार यानी PAT योजना और 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश, और बाकी इधर दिए गए हैं ऑप्शन। तट रेखा आवास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 33 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। पहले आ जाएगा तीसरा, यानी ए का हो जाएगा PAT योजना किससे संबंधित है? कि आपका राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च 2019 में किया गया था इसको। ठीक है, बाकी आपका मिष्टी योजना किससे संबंधित है? कि आपका संबंधित है चौथे नंबर से, यानी नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया मिष्टी योजना को। बाकी देखिए सी का हो जाएगा एक, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल किससे संबंधित है? कि आपका यहाँ पर दिया गया था 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसे पेश किया गया था। और बाकी जो है ये आपका दूसरा हो जाएगा, यानी चौथा का हो जाएगा दूसरा NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अन्य से अलग है? बताइए कौन सी नदी जो है इन चारों में से एक अलग है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पहला है शहरों में अधिक श्रम की मांग, ये सही दिया गया है। बाकी देखिए गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कारण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इनमें से कौन सा जो है कृत्रिम बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 36 का हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई जो है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है? तो जायद फसल जो है ये आपका कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चारा जो है ये आपका जायद फसल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए 37 का। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न देखिए, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? तो जो जिला सुरंग जो है ये आपका किन स्थानों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर एवं लेह को जोड़ती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो 42 का हो जाएगा अबू धाबी, दुबई,
शारजाह, अजमान, अल कुवैन, फुजेराह और रास अल खैमाह। ठीक है, ये सभी राज्य जो हैं यूएई के रियासती राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। दूसरा है कारण इसका दिया गया है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इनमें से आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा। हाँ, सही उत्तर चुनना है इसमें। तो इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो 44 का देखिए, पहला है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैसें पाई जाती है, तो ये गलत दिया गया है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल पाया जाता है, ये सही है। बाकी देखिए, कडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। पेट्रोलियम भंडार जो है अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल-नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो अल-नीनो धारा जो है ये आपका प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए 46 का। पहला कथन है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये सही दिया गया है। दूसरा है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना दे, ये भी सही है। तीसरा है, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, तो ये भी सही है। और चौथा है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा था, तो उपरोक्त में से सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, बताइए किस में निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में निहित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो 48 नंबर प्रश्न का देखिए कौन कौन से आते हैं, तो वन्य जीवों की सुरक्षा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो पहला सही है। बाकी देखिए, मूल्य नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी 1 तथा 4 सही है, बाकी ये दोनों नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है या फिर करती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संसद विधि द्वारा जो है वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं की निर्धारण करती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 50 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है 50 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है, इसका राइट आंसर की बात करें तो 51 का हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कराना, यानी ऑप्शन करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो 52 का राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 102 का क्लॉज 1 का ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से योग्यता का निर्णय कौन करता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा जो है ये आपका किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपका कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर कितना नंबर सवाल है? 56 नंबर। तो 56 का देखिए क्या हो जाएगा। चलिए, तो पहला है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये भी सही है, यानी ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा सही है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, बाकी आपका चौथा गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो 57 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है ये आपको बताना है। अच्छा, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चलिए, तो पहला कथन है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बिल्कुल सही है, गलत बताना है, ध्यान रखिएगा। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी देखिए, इसने नए नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 47। देखिए, तो ये भी कथन गलत दिया गया है। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये सही है। ठीक है, गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। बाकी मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, 59 नंबर, किस अनुच्छेद या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 59 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, UNDP के मानव विकास सूचकांक यानी HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितना हो गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 वर्ष हो गई है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला सवाल देखिए, UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 61 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है, CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सही है। बाकी देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए, शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका कितना नंबर सवाल था? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 2 सही है, बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 62 का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य ने। चलिए नेक्स्ट है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका देखिए
भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, तो बिल्कुल सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है CGTSMSE, यानी CGTSME का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 64 का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते, चलिए तो अगला सवाल है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा धीरू भाई अंबानी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम निवल संपत्ति 1000 करोड़ होने चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ग्रेड 6 हो जाएगा, इस ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा जो है ये आपका सबसे महंगी है। नेक्स्ट देखिए, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग, चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दूसरा कथन सही है, यानी वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर जो है 189.6 थी, ये सही है। और बाकी तीसरा सही है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 71 नंबर। चलिए तो यहाँ पर पूछ रहा है सही कथन चुनना है, कूट का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो पहला है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये सही दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। और चौथा देखिए, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही कथन चुनना था, तो 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 72 का राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी आकाश तीर भारतीय सेना की एक एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, सही दिया गया है। यह भारत की व्यापक C4 ISR प्रणाली की सहजता से एकीकृत करता है और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 73 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 74 का, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1400 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए तो 75 नंबर प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, ऐसा किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 75 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 76 नंबर, 0.1 NHCl
समाधान का पीएच मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 76 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा यूरोपियम डोप्ड सेंट्रोटियम एल्यूमिनेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियम टीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है बताइए? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए ऑप्शन, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं उसी से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ए ऑप्शन हो जाएगा, पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है जाइलम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? विस्थापन प्रतिक्रिया देगा या अभिक्रिया देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का देखिए तो बी ऑप्शन हो जाएगा, AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 83 का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसका सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जे थॉमसन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं हैं? पहला है आपका पानी का वाष्पीकरण, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, और चौथा है कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर की बात करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, और आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा तीसरा, बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी ये दोनों जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त के तरल भाग को जो है प्लाज्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल की ओर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 89 का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, छोटी आंत्र, यानी छोटी आंत्र जो है आहार नाल का भाग है जो यकृत से पित्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। सुमेलित करना है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 को से सुमेलित करना है। 92 नंबर प्रश्न। चलिए तो इसका मिलान करते हैं। अंतरिक्ष मिशन और आपका खोज दिया गया है, तो कैसिनी ह्यूजेंस मिशन की खोज किसने किया था? कि आपका देखिए किसके लिए किया गया था? कि आपका हो जाएगा शनि और उसके वलयों के लिए किया गया था। बाकी जूनो मिशन जो है ये आपका किसके लिए खोजा गया था? तो आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के लिए खोजा गया था। ठीक है, बाकी आपका आर्टेमिस मिशन जो है ये आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक
ग्रह तक इसके लिए किया गया था, और वेरिटास जो है ये आपका शुक्र ग्रह के लिए यहाँ पर खोजा गया है, अंतरिक्ष मिशन है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो 93 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देख लीजिए, इधर इसका ऑप्शन दिया गया है, तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 2 1 4 3। तो मिला लीजिए 2 1 4 3। तो पहला का हो जाएगा 2, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 4 और चौथा का हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। यानी कपड़ा और उत्पत्ति दी गई है, तो लिनेन की उत्पत्ति जो है सना का पौधा से होता है, सन का पौधा से होता है। बाकी आपका जटा यानी कॉयर की उत्पत्ति जो है नारियल के पौधे से होता है। मोहायर की उत्पत्ति अंगूरा बकरी के पौधे से, बकरी से होता है, ठीक है। और डाउन की उत्पत्ति जो है बतख और गीज के पंख से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए 94 नंबर प्रश्न। तो पहला है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिस सेलियम और टेनिस सगिनटा और टेनिस एशियाटिका के कारण होती है। तो ये सही दिया गया है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टस कॉर्सिन्स यानी एनसीसी कहा जाता है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, ये आपका हो जाएगा कौन कौन सी है, तो कोबरा है, पाइथन है, जावा है और स्विक्यूरल है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है। चलिए, तो 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करें कि आपका कौन कौन सा नहीं है, तो आपका तीखा नहीं है और आपका तीक्ष्ण नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 और 7। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। डिस्पिनिया सांस की तकलीफ को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। बाकी यहाँ पर चौथा भी सही है, ठीक है। यानी एनोसीमिया ये आपका गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से होती है, तो ये भी सही है। यानी 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा केवलर है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और वक्रता केंद्र से परे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर। चलिए नेक्स्ट है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का डी ऑप्शन हो जाएगा विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 102 का हो जाएगा सी ऑप्शन, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोसी मोची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 104 नंबर, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला है, मौजूदा कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी है, सही दिया गया है। 2023-24 में बिहार के जीएसवीए स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी, ये भी सही है। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण
2023-24 में वर्तमान मूल्यों में जीएसडीपी का 4.6% था, ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से सभी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 105 नंबर प्रश्न। 105 का देखिए, तो बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष तक के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है, ये सही दिया गया है। और बाकी आपका दूसरा सही है, बिहार की जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। बाकी तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक रूप से काम करती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है बिहुला महोत्सव। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका भागलपुर जिले में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है 108 नंबर। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका पटना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कटिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद वली हसन थे। अगला देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई है सुजीनी। नेक्स्ट देखिए, मिथिला भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाट राजवंश के शासन के काल के दौरान शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, बिल्कुल सही है। और आपका भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी सही है, बाकी ये दोनों नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 और 4 सही है। अगला देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो 114 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जमुई जिले में सोना पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, बाकी ये रीजनिंग का सवाल है तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कौन सा भिन्न है इसमें बताना है। ये भी रीजनिंग का सवाल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप भिन्न है। अगला देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। 118 का राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो रीजनिंग का सवाल है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, 119 का हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 120 का करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 121 का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। ये भी रीजनिंग का सवाल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केंद्र सरकार ने डैश उच्च उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो 125 का ए ऑप्शन हो जाएगा 4। केंद्र सरकार ने 4 उच्च उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 को अधिसूचित किया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 4। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। अक्टूबर 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन होगा, अबू धाबी में आयोजित की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, 127 नंबर, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम
NSGA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी प्रत्येक खेल महासंघ की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे और जिनमें से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होंगी, दूसरा सही है। और तीसरा सही है, एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 128 नंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, हाल ही में उद्घाटित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 34.5 किलोमीटर है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, अगला सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 130 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से परागमन करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा की है? इसका राइट आंसर की बात करें तो जर्मनी ने, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो सभी कथन सही है, यानी 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो सही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था, ये भी सही है। और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 और 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है, वर्ष 2024 का पुरस्कार मिशेल बाचलेट को प्रदान किया गया, तो बिल्कुल सही है। और मिशेल बाचलेट ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 डैश संस्करण है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 134 का हो जाएगा, चौथा संस्करण था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, अगला सवाल देखिए, बिहार ने किस राज्य की टीम को हराकर अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2025 महिला वर्ग जीता है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 135 का हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट है, मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क जो कि बिहार का पहला वन्य प्राणी थीम वाला अभ्यारण्य है, इस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस जिले में करमचट इको टूरिज्म और एडवेंचर हब को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कैमूर में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने ओवरऑल खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की हर्बल उत्पाद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, यानी BRABU, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 2025-26 के कार्यकाल के लिए लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए, तो 141 का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। 2025 खेलो इंडिया खेलों का शुभंकर जो था गज सिंह था, ये भी सही है। और तीसरा, महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में 5वीं बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और बिहार ने अब तक, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए,
यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। डेनमार्क लगातार, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अभ्यास AIKY आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में किनके द्वारा आयोजित की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और भारतीय सेना के सदर्न कमांड के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 144 का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा एक सेकंड रुकिए, तो इसका जो कूट का प्रयोग करके तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी गोवा, मिजोरम और आपका हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना नहीं होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 145 नंबर, विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 145 का राइट आंसर की बात करें तो पहला है यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, तो सही दिया गया है। बाकी यहाँ पर वर्ष 2025 की थीम वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है 147 नंबर, कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी FMF 2025 की मेजबानी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा रियाद। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आनंद में किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के। नेक्स्ट है ओसाका वर्ल्ड एक्सपोज 2025 की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 150 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। दृष्टि IAS का ये टेस्ट सीरीज था BPSC का, ठीक है, 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग लगा लिए होंगे और इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये 2026 वाला टेस्ट सीरीज है, आप सभी को पता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट के PDF आपको दिए जाएंगे। ज्ञान बिंदु का भी टेस्ट करवाएंगे, खान सर का भी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 था दृष्टि IAS का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। और दृष्टि प्लेटफॉर्म आप सभी को पता ही होगा कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये तो आप एग्ज़ाम देंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखे होंगे, उम्मीद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।